हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डज नॉट हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज मिथेनॉल। यहाँ पर आपको 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिवन है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है और ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक कंपाउंड यहाँ पर ऐसा है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती जैसे कि मिथेनॉल की होती है। अब मिथेनॉल क्या होता है, देखो मिथेनॉल क्या होगा भाई, मिथेनॉल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है डैट इज़ CH3OH। ये जो OH है ये क्या है भी, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है भी, अल्कोहल। और कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है यहाँ पर, ये जो CH3OH है यहाँ पर एक ही कार्बन एटम है। अब इस एक कार्बन एटम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मिथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, मिथेनॉल। CH3OH को हम क्या बोलेंगे, मिथेनॉल। अब यहाँ पर देखो इसमें अल्कोहल ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, ये अल्कोहल वाली प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। तो इन चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड में से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास, ये जो गिवन कंपाउंड है इनमें किसके पास OH ग्रुप नहीं है। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जनरल फॉर्मूले की हेल्प से। अब जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है भी, इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे आपने हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला पढ़ा था। अल्केन का जनरल फॉर्मूला हमने क्या देखा था, CnH2n+2। ये क्या होता है अभी, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। अल्कीन के लिए हमने क्या पढ़ा था, CnH2n। और अल्काइन के लिए क्या पढ़ा था भाई, CnH2n-2। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही आपको अल्कोहल के लिए जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना है और उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम इजीली ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू को 1 पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, देखो C1H और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + 2 4। अब देखो यहाँ पर इस वाले कंपाउंड में ये जो मिथेनॉल गिवन है आपको, यहाँ पर कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। टोटल हाइड्रोजन कितनी है, देखो 3 + 1 कितनी है 4 और एक ऑक्सीजन है तो C1H4। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एडिशनली एक ऑक्सीजन को लगा दो तो ये मिथेनॉल के लिए क्या बन जाएगा, जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CnH2n+2 और यहाँ पर क्या करना है, आपको एक ऑक्सीजन ऐड कर देनी है। अब जनरल फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ यहाँ पर क्या करो भाई, आप n की वैल्यू को 2 पुट कर दो। तो जब 2 पुट करोगे तो यहाँ पर देखो इसका जो नेक्स्ट होमोलोगस अल्कोहल बनेगा वो क्या बनेगा भाई, CH3CH2OH। ये क्या है भाई, यहाँ पर इथेनॉल है। अब इसका यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू को 2 पुट करना पड़ेगा। इसे अगर हम काउंट करें यहाँ पर तो क्या बनेगा, देखो C2 कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 6 C2H6 और एक ऑक्सीजन है। अब यही आना चाहिए जब आप यहाँ पर n की वैल्यू को 2 पुट करते हो। तो यहाँ पर पुट करके देखो क्या हो जाएगा भाई, C2 और यहाँ पर H, 2 2 ज़ा 4, n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे ना तो 2 2 ज़ा 4 + 2 कितना हो गया 6, 4 + 2 = 6 और ये ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या है कि ये अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला बनाया है ये क्या है भाई, करेक्ट है। तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर जितने भी ये कार्बन एटम गिवन है इनके रिस्पेक्ट में इस वाले जनरल फॉर्मूला में आपको पुट करना है और चेक करना है कि कौन सा अल्कोहल बन रहा है और कौन सा नहीं बन रहा है। तो देखो जब आप n की वैल्यू को 2 पुट करते हो तो आपके पास क्या आता है, C2H6O। तो फर्स्ट ऑप्शन यही है, तो इसका मतलब ये तो अल्कोहल है। नेक्स्ट चेक करो, अब यहाँ पर क्या है, देखो n की वैल्यू क्या आएगी भाई 5। अगर n की वैल्यू 5 है, यहाँ पर n की वैल्यू को 5 पुट करो। n की वैल्यू को जब आप 5 पुट करते हो तो ये बन जाएगा C5H। यहाँ पर क्या होगा भाई, 2 5 ज़ा 10 + 2 तो मतलब कितना आएगा भाई, C5H12 आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, साथ में एक ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पर क्या है भाई, हाइड्रोजन कितने गिवन है, 10 गिवन है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर बी जो आपको गिवन है ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन चारों ऑप्शन में से जो मिथेनॉल के जैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर बी। सी में और डी में आप n की वैल्यू को पुट करके खुद वेरीफाई करके देखना कि क्या ये अल्कोहल कंपाउंड्स आते हैं या फिर नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। यहाँ पर देखो आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है डायमंड के रिगार्डिंग। आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, 4 प्रॉपर्टीज़ गिवन है डायमंड के लिए, बट आपको करेक्ट वाली आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी करेक्ट है। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, कार्बन और के जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं डायमंड और ग्रेफाइट
उन दोनों को पढ़ते हैं कि भाई कौन सी प्रॉपर्टीज़ कौन शो करता है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो आप इजीली आंसर को फाइंड आउट कर पाओगे। तो देखो सबसे पहले हम डायमंड और ग्रेफाइट को जब हम पढ़ते हैं तो ये तो आपको पता ही है क्या होती है, कार्बन और जो कार्बन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, अब डायमंड है, ग्रेफाइट है, और एक और हम पढ़ते हैं कौन सी भाई, फुलरेंस पढ़ते हैं। बट हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे डायमंड और ग्रेफाइट का और फिर ऑप्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो क्या है भाई, बॉन्डिंग। डायमंड और ग्रेफाइट की बॉन्डिंग के बारे में देखेंगे। तो देखो डायमंड में क्या होता है, अब ये दोनों ही क्या है भाई, देखो कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो कार्बन का आपको एटॉमिक नंबर और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पता होना चाहिए ये चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, Z में होता है 6। अगर हम इसकी कन्फिग्रेशन लिखें तो क्या होती है भाई, 1s2 2s2 2p2। और तो यहाँ पर वैलेंस शेल कौन सी है, सेकंड है। और यहाँ पर KLMN के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 4। तो यहाँ पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो डायमंड में देखो क्या होता है, एक कार्बन एटम शेयर ऑल 4 ऑफ इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन विद अदर कार्बन एटम। डायमंड में क्या होता है भाई, जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ये चारों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे जो कार्बन एटम है उनके साथ क्या कर रहे होते हैं भाई, बॉन्ड बना रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो ये क्या करते हैं, एक 3D स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 3D लैटिस बना लेते हैं कुछ इस तरह से। जैसे एक ये कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये दूसरे कार्बन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर रहे होंगे भाई, बॉन्ड बना रहे होंगे। और यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। अब हम ग्रेफाइट में बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। एक कार्बन एटम शेयर 3 ऑफ इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन। कार्बन एटम क्या करता है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 4 है, बट वो शेयर कितने करता है, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर ऐसे ही है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्या होता है, टू फॉर्म अ लेयर स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, लेयर स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पर ये 3D स्ट्रक्चर बनाता है। जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट बिटवीन द लेयर्स एंड इट इज़ फ्री टू मूव। और ये क्या होता है, फ्री होता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ जाइंट स्ट्रक्चर, यानी कि इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो डायमंड है, डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन एटम अपने चारों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो ये टेट्राहेड्रन शेप बना लेता है। जैसे देखो ये कार्बन सेंटर हो गया यहाँ पर, और इसने ये इस तरह से क्या कर रखा है भी, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बना रखा है। तो ईच कार्बन एटम्स फॉर्म अ टेट्राहेड्रन विद 4 अदर कार्बन एटम, यानी कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बनाता है। और ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ईच कार्बन एटम बिकम अ पार्ट ऑफ अ फ्लैट हेक्सागोनल रिंग। तो ग्रेफाइट में क्या होता है भी, एक हेक्सागोनल रिंग बनती है इस तरह से। देखो ये इस तरह से हेक्सागोनल रिंग बनती है, क्यों, क्योंकि एक कार्बन एटम क्या करता है, दूसरे 3 कार्बन एटम के साथ ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होता है। तो यहाँ पर ऐसे ये 3 ही बॉन्ड बनते हैं। तो ये इस तरह से जब ये 3 ही बॉन्ड बनेंगे तो ये क्या होती है भी, फ्लैट हेक्सागोनल रिंग बन जाती है। और तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो लेयर्स के बीच में यहाँ पर जैसे एक लेयर ये बन रही है, दूसरी लेयर ये बन रही है, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, वीक फोर्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में ही। तो फोर्स देखो कौन सा प्रेजेंट होता है, डायमंड। ये इधर क्या है भाई, डायमंड है, और यहाँ पे क्या है, ये ग्रेफाइट है। तो ऑल द कोवलेंट बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स शो कर रहा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है यहाँ पर। देर आर नो वीक फोर्सेज, यहाँ पर कोई वीक फोर्सेज नहीं होते हैं। बट इन केस ऑफ ग्रेफाइट कोवलेंट बॉन्ड विद इन लेयर, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो तो लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, बट द लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर। एक लेयर दूसरी लेयर के साथ जो फोर्स शो कर रही है, जैसे एक लेयर ये है, सेकेंड लेयर ये है, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी होती है भाई, वीक होती है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। डायमंड में क्या होता है भाई, अब ये हार्ड होता है, तो यहाँ पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, बिकॉज द कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और ये हार्ड होता है फॉर द सेम रीज़न, यानी कि यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है भाई, ये हार्ड होता है, क्लोज पैक होता है एकदम। और यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये नॉन कंडक्टर भी बनेगा इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए या फिर फ्री आयंस। बट यहाँ पर कार्बन एटम ने अपने चारों ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रखा है, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर, तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। अब हम यहाँ पर ग्रेफाइट के लिए देखेंगे। तो जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका भी हाई होता है,
बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट और स्लिपरी होता है क्योंकि ये लेयर की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर ये कैसा होता है भाई, स्लिपरी होता है, स्लाइड ओवर ईच अदर, यानी कि एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है ईजिली, और ये गुड कंडक्टर होता है। इसका रीज़न आपको पता ही है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन में से ओनली 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है भाई, शेयर करता है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है भाई यहाँ पर फ्री है, बिकॉज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द लेयर्स कैन मूव, और ये भी क्या होता है भाई, इनसॉल्युबल इन वाटर है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर इनके यूजेस देखेंगे, डायमंड कहाँ पर यूज़ होता है और ग्रेफाइट कहाँ पर यूज़ होता है। तो डायमंड का फर्स्ट यूज़ तो सभी को पता है, एज ए ज्वेलरी, और कहाँ पर यूज़ करते हैं भाई हम इसे, स्टोन कटिंग में, पॉलिशिंग टूल में, और नाइफ्स वगैरह बनाने में, ठीक है। आई सर्जरी टू कट द कॉर्नियर इन ऑर्डर टू ट्रीट कैटरेक्ट्स, ठीक है, कैटरेक्ट को ट्रीट करने के लिए जो हम नाइफ्स वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ पर भी डायमंड की टिप हो सकती है। और अब हम यहाँ पर ग्रेफाइट का यूज़ देखते हैं कि कहाँ पर होता है। इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है देखो वो कहाँ पर होता है, एक तो ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं इसे, और लेड पेंसिल में होता है ये, और इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस होती है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ करते हैं वो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब हम यहाँ पर अपने ऑप्शंस को देखेंगे और करेक्ट आंसर को भी आइडेंटिफाई करेंगे। आपको यहाँ पर डायमंड के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। तो देखो पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, कि भाई जो कार्बन एटम होता है वहाँ पर वो क्या करता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, डायमंड में हमने देखा ना कि क्या होते हैं भाई, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही बन रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन एटम के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे 4 कार्बन एटम्स के साथ शेयर कर रहा होता है, तो सभी क्या कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली थ्रू द स्ट्रक्चर, कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है यहाँ पर और पूरे स्ट्रक्चर में घूम सकता है। तो देखो ये प्रॉपर्टी है, ये किसकी होती है भाई, ये ग्रेफाइट की होती है, तो यानी कि ये गलत दिया हुआ है अबाउट द डायमंड, क्योंकि डायमंड के रिगार्डिंग पूछा है। नेक्स्ट है, लेयर्स ऑफ एटम स्लाइड ईजिली ओवर ईच अदर, तो ये भी आपको रॉन्ग दिया हुआ है। स्लाइड कौन करती है भाई, ग्रेफाइट की लेयर्स करती हैं, तो ये भी ग्रेफाइट के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट है, कार्बन एटम्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, कि कार्बन एटम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ये भी आपको रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट नहीं होते तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स रिप्रेजेंट द आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। यहाँ पर देखो आपको 4 ऑप्शन गिवन है और इसमें से ब्यूटीन का आइसोमर आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो अब आपको यही पता होना चाहिए कि आइसोमर होते क्या है। तो देखो आइसोमर क्या होते हैं भाई, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बट जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो कैसी होती है भाई, डिफरेंट शो करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिक कंपाउंड्स, और जो भी कंपाउंड ऐसे फिनोमिना को शो करते हैं उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और जो कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेम होता है। अब ये जो आइसोमर्स होते हैं ये भी फर्दर कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं, हम इनको अच्छे से किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा आइसोमर का टॉपिक। बट बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 टाइप के आइसोमर ध्यान रखने हैं, एक कौन सा भी स्ट्रक्चर आइसोमर, एक कौन सा स्ट्रक्चर आइसोमर, और एक दूसरा कौन सा भी पोजीशन आइसोमर। दोनों में ही देखो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा भाई, दोनों में सेम होगा, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट पोजीशन होगी, फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पे होगा, और अगर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई यहाँ पर, पोजीशन आइसोमर। तो यहाँ पर ये क्या है भाई, ये इसमें पोजीशन क्या होगी भाई, डिफरेंट होगी। अभी देखो आपको क्वेश्चन में ब्यूटीन के लिए दिया हुआ है, तो इसी से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ दोनों ही स्ट्रक्चर और पोजीशन आइसोमर कि कैसे होते हैं ये। अब ब्यूटीन का जनरल फॉर्मूला देखो, ये आपको अल्कीन दी हुई है, ब्यूटीन क्या है भाई, अल्कीन है। ब्यूटीन का अगर आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आपको अल्कीन और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप उससे भी कर सकते हो। तो अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है डैट इज CnH2n। अब देखो ब्यूट किसके लिए हम यूज़ करते हैं, 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होता है जिसमें, यहाँ पर आप n की वैल्यू को 4 पुट करो, तो जब हम 4 पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H8, क्या बन जाएगा भाई, C4H8।
अब C4H8 आपको फॉर्मूला पता लग गया है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ईजिली स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। तो ब्यूटीन ईन क्या शो करता है कि भाई यहाँ पर कार्बन चेन में क्या है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4 कार्बन ड्रॉ कर लो, ये बना दिए भाई हमने 4 कार्बन। अब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है क्योंकि ईन लिखा है, तो यहाँ पर अब कोई भी पोजीशन मेंशन नहीं है। तो जब पोजीशन मेंशन नहीं होती तो हम जनरली क्या करते हैं, उसको फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड को कंसीडर कर लेते हैं। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी होता है उसको फर्स्ट पोजीशन पे कंसीडर करते हैं अगर पोजीशन मेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ये डबल बॉन्ड बना दिया। अब आपको ये भी पता है कि एक कार्बन एटम क्या करता है भाई, 4 बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड बनाता है, 4। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो क्या होता है भाई, टेट्रावेलेंट होता है, उसके वैलेंस शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। और वो किसकी हेल्प से करते हैं भाई, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। तो यहाँ पर देखो इस कार्बन के लिए यहाँ पर इसने एक बॉन्ड तो बना रखा है, यानी कि अभी ये 3 बॉन्ड और बना सकता है। तो ये 3 बॉन्ड किसके साथ बनाता है भाई, ये बनाता है बाकी के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट कार्बन पे चलते हैं। तो ये वाले कार्बन ने देखो कितने बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, 1 और 2, 2 बॉन्ड तो बना रखे हैं, यानी कि अभी ये 2 बॉन्ड और बना सकता है। तो ये 2 बॉन्ड और किसके साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ। तो एक बॉन्ड यहाँ पर आ गया और एक ये यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट वाले कार्बन पे चलते हैं। तो देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, 3। अब अगर 3 फॉर्म कर रखे हैं तो सिर्फ ये एक ही बॉन्ड और बना सकता है, वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर देखो ये वाले कार्बन को, ये वाला जो कार्बन है इसने 2 डबल बॉन्ड बना रखे हैं, तो यानी कि अभी ये 2 बॉन्ड और बना सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। एक तो ब्यूटीन ये बन गई। अब इस ब्यूटीन के आपको क्या करना है, आइसोमर बनाने हैं। आइसोमर का मतलब क्या है कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आए बट ब्यूटीन के वो आइसोमर हो, उनकी जो पोजीशन आइसोमर बनेंगे या फिर स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे वो भी हम देखते हैं। तो देखो ये तो क्या है भाई, यहाँ पर ये एक्सपेंशन फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में है। अगर मैं इसे कंडेंस फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। अभी देखो इसके दूसरे आइसोमर बनाते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है ये यहाँ पर मैंने टर्मिनल पे बनाई है, फर्स्ट कार्बन पे बनाई है कि भाई ये यहाँ पे प्रेजेंट हो। अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ये मैंने 4 कार्बन बना लिए यहाँ पर, क्योंकि चारों कार्बन देखो हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन एक बॉन्ड तो जरूर ही बन रहा होगा, बाकी फिर वो अल्कीन है, अल्कीन है, अल्काइन है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गए यहाँ पर। अब अल्कीन है, मैं तो अल्कीन के आइसोमर बना रही हूँ, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं ये डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पर टर्मिनल पे लिया था, तो अब क्या कर सकती हूँ मैं, ये यहाँ पर मैंने सेकेंड कार्बन पे लगा दिया। अब फिर से वैलेंसी सेटिस्फाई करो तो यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, ये बाकी के 3 बॉन्ड और बनाएगा, ये इस तरह से बन गए। यहाँ पर ये 2 बॉन्ड हाँ एक ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 3 बने हुए हैं ऑलरेडी और ये एक बॉन्ड बना लिया। सेम ऐसे ही ये भी एक बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर ये क्या कर सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है, सेकंड कार्बन एटम पे। यहाँ पे कहाँ थी भी, फर्स्ट कार्बन एटम पे। अब अगर इसकी कंडेंस फॉर्म लिखें तो ये क्या बन जाएगी भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर भी क्या आ गया भाई, CH3। ओके अब देखो क्या है, ये और ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर भी देखो 4 कार्बन है और इसमें भी 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन भी काउंट करके देखो दोनों में क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कैसे है भाई, पोजीशन आइसोमर बन गए। क्या बन गए भाई, ये दोनों पोजीशन आइसोमर बन गए। पोजीशन आइसोमर क्यों बोला है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका, सेम है। तो ये पोजीशन आइसोमर बन गए। यहाँ पर अगर इसका नाम लिखे तो ये क्या बनेगा भाई, ब्यूट 1 ईन। क्या बन जाएगा, ब्यूट 1 ईन। और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा भाई, ब्यूट 2 ईन। अब ये 2 क्यों बोला है हमने, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 2, ये सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉमेनक्लेचर भी आना चाहिए, क्योंकि नॉमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो एक और आइसोमर पॉसिबल है। इसका क्या पॉसिबल है, ये तो मैंने कार्बन के स्ट्रेट चेन के साथ बना दिए। एक और आइसोमर क्या पॉसिबल होगा भाई, देखो इसका कि यहाँ पर मैं क्या करूँ, 3 कार्बन का चेन बनाऊँ। तो 3 कार्बन की चेन कैसे बनेगी, देखो ये बना दी मैंने 3 कार्बन की चेन, और इस कार्बन की चेन में मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, एक ये डबल बॉन्ड आ गया, और एक कार्बन को मैंने एज ए सब्स्टिट्यूएंट रख लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, ये स्ट्रेट चेन बन गई, और एक कार्बन को क्या किया है भाई, मैंने एज ए सब्स्टिट्यूएंट रख लिया है। अब यहाँ पर भी आपको सेम ही चीज़ करनी है। क्या करनी है भाई, हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी को कंप्लीट करना है। तो वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो देखो क्या होगा, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है इस वाले कार्बन के साथ, यानी कि 3 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, ये ऐसे बन गया। यहाँ पर क्या होगा भाई, देखो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब यहाँ पर क्या है भाई, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे।
इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, देखो 1 2 3 एंड 4, यानी कि इस कार्बन ने तो अपने चारों इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रखे हैं, तो यहाँ पर इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। और इस कार्बन के पास भी यहाँ पर देखो कितनी वैलेंसी खाली है, 2, एक ये बॉन्ड बना रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये सॉरी 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि इसने तो एक ही बॉन्ड बना रखा है। तो यहाँ पर क्या आएगा CH3, तो यानी कि इसका जो कंडेंस फॉर्म बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर ये क्या बन गया, CH3। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करके देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 कार्बन है, C4 देखो 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 कितने हो गए, 6 एंड 2 8, C4H8। अब देखो इन तीनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, डिफरेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया भाई, ब्यूटीन के आइसोमर्स है। ये दोनों क्या है भाई, पोजीशन आइसोमर है। क्यों है, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी। अगर किसी के पास फंक्शनल ग्रुप होता है तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने की वजह से ये पोजीशन आइसोमर बन गए। और इसमें देखो यहाँ पर ये क्या बनेगा, स्ट्रक्चर आइसोमर बनेगा ब्यूटीन का। क्यों, क्योंकि इसमें इसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। यहाँ पर देखो क्या था ब्यूटीन में, अगर इन दोनों को हम देखें तो स्ट्रेट चेन थी कार्बन की, यहाँ पे क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, ठीक है, 3 कार्बन का बन गया ये। तो ये क्या बन गया भैया, यहाँ पर स्ट्रक्चर आइसोमर बन गया। तो अब हम ऑप्शन को देखते हैं, आप इजीली अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब ब्यूटीन है मतलब C4H8 है, तो इसका मतलब ये है चारों ऑप्शन में अगर आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया होता है तो अगर क्या करना है, सबसे पहले कार्बन एटम ही काउंट करके देख लो, स्ट्रक्चर बाद में देखना कि कौन सा करेक्ट है कौन सा आपको रॉन्ग दिया हुआ है। सबसे पहले काम क्या करना है, आपको कार्बन ही काउंट करके देख लेना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसने आपको कार्बन के एटम C मतलब कि जो भी चेन है या कंपाउंड है उसमें वही अलग दी हो, लेकिन आइसोमर क्या होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो देखो फर्स्ट में 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, बट ये कितने कार्बन का है ब्यूटीन, 4 कार्बन का। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, इसलिए मैंने बोला था सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कार्बन काउंट करने हैं। सेकंड देखो 1 2 3 4, तो ये तो अभी हम रखते हैं। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4, इसको भी अभी हम रखते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे दोनों में क्या है 4 कार्बन है। डी ऑप्शन देखो अभी यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, बट ये हो ही नहीं सकता, तो यानी कि डी भी एलिमिनेट हो गया। तो देखो ऐसे 2 ऑप्शन अपने क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब बचा कौन सा ऑप्शन, देखो हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, कौन कौन से भाई, एक तो बच गया है बी ऑप्शन और एक क्या आ गया है अभी सी ऑप्शन। तो अब देखो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा। अब देखो इन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड, तो अब इसका मतलब क्या है C4H8 है। अब यहाँ पर काउंट करके देख लो, दोनों में 4 कार्बन है ना, तो हाइड्रोजन काउंट करके देखो 8 किस में आए हुए हैं, 1 2 3 और 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखो वैसे भी एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन बी नहीं बनेगा, और हाइड्रोजन भी काउंट करके आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है भी, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ 3 हाइड्रोकार्बन्स X Y एंड Z आर गिवन बिलो। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन भी आइसोमर के ही रिगार्डिंग है, आपको 3 कंपाउंड्स गिवन है X Y एंड Z, और इन तीनों हाइड्रोकार्बन के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, और फिर आपको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा रॉन्ग दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, आइसोमर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। तो देखो पहले कार्बन मतलब पहले कंपाउंड का चेक करते हैं, एक्स का। 1 2 3 4 5 कार्बन आगे, C5। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो यहाँ पर क्या आ गया अभी, C5H12। नेक्स्ट वाले का काउंट करो, 1 2 3 4 5। ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करो, देखो हर कार्बन के पास कितनी है, इन दो ये जो 3 कार्बन है इनके पास तो कितनी है भाई, 2 कार्बन हाइड्रोजन है, तो 6 तो ये हो गई, और यहाँ पर 6 ही है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, C5H12। Z कंपाउंड का कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 4, C4 बन गया। हाइड्रोजन काउंट करो, हर कार्बन के पास ये वाले जो 3 कार्बन है इन तीनों के पास क्या है भाई, 3 हाइड्रोजन है, मतलब 9 ही हो गए, और इस वाले कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन है भाई, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या आ गया भाई, C4H10 बन गया है। अब देखो, अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स देखते हैं XYZ के रिगार्डिंग।
पहला बताया है कि आपको एक्स एंड वाई आर आइसोमर, कि एक्स और वाई क्या है भाई, आइसोमर है। तो देखो C5H12 C5H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पर क्या है, इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ये क्या बनेगा, इसे कंडेंस फॉर्म में लिखती हूँ तब आपको शायद थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन एटम है भाई, यहाँ पर जो ये टर्मिनल हाइड्रोजन है इसके पास कितने हैं भाई, 3 है, ये वाला जो कार्बन है। तो ये बन गया ऐसे CH3। ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ क्या है, एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है, और एक नीचे जो ये बॉन्ड बना रखा है, क्या बना रखा है, दूसरे कार्बन के साथ, और इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे, तो ये है CH3। ये वाला जो कार्बन है नेक्स्ट कार्बन से बॉन्डेड है, और इसके पास कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो ये CH2, और इससे नेक्स्ट वाले कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन है, 3। तो फर्स्ट जो कंपाउंड है X वो तो ये है। अब वाई ड्रॉ करते हैं, तो वाई क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर CH2 CH2 CH2, ये जो 1 2 3 है ना, ये ऐसे हैं, और ये जो टर्मिनल वाले हैं ये क्या है भाई, CH3 और CH3, ये ऐसे बना रखा है वाई। तो अब क्या है, देखो यहाँ पर ये 5 कार्बन की चेन है स्ट्रेट, और यहाँ पर क्या है, ये 4 कार्बन की चेन है स्ट्रेट। तो ये दोनों आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ये इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो ये कैसे आइसोमर है भाई, ये स्ट्रक्चर आइसोमर हो गए। तो एक्स एंड वाई आर आइसोमर, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जिस भी ऑप्शन में इंक्लूड है वो ऑप्शन हो सकते हैं, और जिसमें भी फर्स्ट इंक्लूड नहीं है वो ऑप्शन तो आंसर बनेगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो फर्स्ट जो है वो बी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो इसका आंसर आएगा नहीं, तो एक ऑप्शन तो यहाँ से चला गया बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि एक्स एंड वाई हैव द सेम परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, कि भाई एक्स और वाई के अंदर जो परसेंटेज कंपोजिशन है बाय मास वो क्या है भाई, सेम है। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे चेक करते हैं, कार्बन, अब यहाँ पे जैसे C5H12 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कार्बन के लिए परसेंटेज कंपोजिशन चेक करनी है, और हाइड्रोजन के लिए परसेंटेज कंपोजिशन चेक करनी है। तो अब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम है, एक्स और वाई का, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज कंपोजिशन होगी, कि भाई कितना परसेंट कार्बन प्रेजेंट है और कितना परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। और परसेंटेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो अब जिस भी ऑप्शन में सेकंड स्टेटमेंट है उसको रख लो, क्योंकि सेकंड भी करेक्ट है। अब जिसमें सेकंड नहीं दिया हुआ है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो सेकंड ना तो आपको सी ऑप्शन में गिवन है ना ही डी ऑप्शन में गिवन है, इसका मतलब सी भी कट हो गया और डी भी कट हो गया। तो ये राइट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ये ऑप्शन एलिमिनेशन करने से आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपको सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने भी नहीं पड़े हैं, बट हम यहाँ पर एक बार नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है कि वाई इज़ द आइसोमर ऑफ अल्केन हैविंग फॉर्मूला C5H12, कि वाई क्या है, आइसोमर है अल्केन का जिसका फॉर्मूला ये है। तो ये भी करेक्ट दिया हुआ है, ये अल्केन का ही क्या है, आइसोमर है, क्योंकि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, और ये इसको क्या करता है, जब इसके पास n की वैल्यू 5 होगी मतलब 5 कार्बन होंगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी आपको क्या दी हुई है, रॉन्ग करेक्ट दी हुई है, इसीलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आया था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं Z हैज़ द सेम बॉइलिंग पॉइंट एज एन ब्यूटेन। Z जो है इसका जो वो बना था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या बना था भाई, C4H10, क्या है ये C4H10। एन ब्यूटेन क्या बनेगा, इस फॉर्मूले में पुट करके देखो, ब्यूटेन जो है वो क्या बनेगा, एन की वैल्यू शुड बी 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्यूट लिखा है, ब्यूट का मतलब क्या होता है 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C4, और जब यहाँ पर आप 4 पुट करोगे तो ये 10 ही आ जाएगा। तो ये बताया है, इसका मतलब ये है कि एन ब्यूटेन, एन का मतलब क्या होता है स्ट्रेट चेन से, तो यानी कि जब आप स्ट्रेट चेन का ब्यूटेन बनाते हो, स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनाते हो C4H10 का, इसका बॉइलिंग पॉइंट और जो ये ब्रांच में आपको कंपाउंड गिवन है ये वाला, ठीक है, ये कैसे बनेगा, देखो ये बनेगा CH3CH और यहाँ पर CH3 और ये वाले कार्बन के साथ CH3। अब ये तो स्ट्रेट चेन में गिवन है और ये इसका आइसोमर तो है, स्ट्रक्चर आइसोमर बन रहा है ये, बट ये कैसा है, ब्रांचिंग में प्रेजेंट है, 3 कार्बन की चेन है और फिर ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा है। ये बोला है इस ऑप्शन में कि इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ब्रांचिंग और स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड का अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो ये जो ऑप्शन आपको दिया है फोर्थ जो स्टेटमेंट गिवन है, ये क्या दी हुई है आपको, रॉन्ग दी हुई है। देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज़ होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपके पास क्या होता, 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता, CH3 CH2 CH2 CH3, ये 5 कार्बन वाला क्या है अभी, पेंटेन है, और ये क्या है यहाँ पर ब्यूटेन है। अगर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन किया जाए
तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा भाई, पेंटेन का। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे, यानी कि जितने ज़्यादा कार्बन एटम होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होता है। और अगर हम ब्रांचिंग की बात करें तो ब्रांचिंग और जो स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स हैं, इन दोनों के कंपैरिजन में जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ब्रांचिंग में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर जो इंट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, वीक बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो डायमंड है वो गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। रीज़न देखो आपको क्या क्या गिवन है, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड, कि भाई डायमंड बहुत हार्ड होता है तो इसलिए वो गुड कंडक्टर नहीं है। नेक्स्ट गिवन है इट्स स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, कि भाई इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है इसलिए वो गुड कंडक्टर नहीं होता। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, कि भाई ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता। और डी ऑप्शन आपको गिवन है इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो देखो बाकी तीन प्रॉपर्टीज़ डायमंड के रिगार्डिंग करेक्ट है, बट ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, उसका रीज़न नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने का रीज़न क्या है, क्योंकि कार्बन क्या करता है, अपने चारों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ शेयर कर रहा होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा भी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिकुलर फॉर्मूला C2H4O2। आपको एक मॉलिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है ए, और जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला गिवन है C2H4O2। और ये क्या करता है भाई, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। ब्लू से क्या कर रहा है, लिटमस को रेड में चेंज कर रहा है। तो इससे आपको क्या पता चला, ब्लू से रेड में कौन चेंज करता है, जब वो एसिड होता है। तो इसका मतलब ए कंपाउंड मस्ट बी एसिड। ए क्या होगा, जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला आपको गिवन है, ये क्या होगा भाई, एसिड होगा। नेक्स्ट आगे रीड करो क्या गिवन है, गिव्स ब्रिस्क एफेवेसेंस विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब आप इसकी रिएक्शन करा देते हो किसके साथ भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो ये क्या करता है भाई, ब्रिस्क एफेवेसेंस शो करता है। तो ब्रिस्क एफेवेसेंस कौन शो करता है, जो भी कार्बोनेट के साथ होता है। मतलब ये क्या कर रहा होगा, मस्ट बी रिलीजिंग सम कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से क्या होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होगी। तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है कि क्या है। मिथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है एंड ब्यूटेनोइक एसिड है। तो देखो वैसे तो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, या फिर इन नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको थोड़ा सा भी पता है, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ते ही आराम से कर सकते हो। क्या दिया हुआ है देखो, C2 मतलब कितने कार्बन है, 2। अगर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इथ। क्या यूज़ करते हैं, इथ। और देखो आपको ऑप्शन कैसे दिए हैं, मिथ। मिथ कब यूज़ करते हैं, 1 कार्बन है होता है। प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक कब यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, जब 3 कार्बन होते हैं। ब्यूट, ब्यूट कब यूज़ करते हैं, जब 4 कार्बन होते हैं। और इथ कब यूज़ करते हैं, जब 2 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर देखो, और ये मॉलिकुलर फॉर्मूला से ही डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो क्या है भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। बट हम एक बार इस क्वेश्चन का अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पर O2 है और आपको ये पता चल गया कि एसिड है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर COH फंक्शनल ग्रुप है। अब 1 कार्बन तो यहाँ पे यूज़ हो गया है, तो दूसरा कार्बन क्या बना रहा होगा भाई, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, यानी कि CH3COH। तो ये तो यहाँ पर क्या हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया। अब इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो, मतलब ब्लू लिटमस टेस्ट करते हो, तो ये रेड में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर जब आप NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, यहाँ पर सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, CH3COONA। यहाँ पर ये H जो होता है ये तो वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और क्या बाहर निकलता है यहाँ से भाई, CO2 बाहर निकलती है। और यहाँ पर ये क्या बन गया भाई, CH3CONA। तो ये क्या बन गया, सोडियम एसीटेट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई और ये आ गया। तो राइट आंसर क्या था भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज। यहाँ पर देखो आपको ये बताना है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है। 100% एसिटिक एसिड फ्री ऑफ वाटर, यानी कि प्योर एसिटिक एसिड होता है, उसमें कोई वाटर की अमाउंट प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट ऑप्शन है सॉलिडिफाई एसिटिक एसिड, कि भाई आपने क्या कर दिया, एसिटिक एसिड को सॉलिड फॉर्म में चेंज कर दिया। नेक्स्ट गिवन है गैशियस एसिटिक एसिड, कि भाई गैशियस ये एसिटिक एसिड को आपने गैशियस स्टेट में चेंज कर दिया। फोर्थ ऑप्शन है फ्रोजन एसिटिक एसिड। तो देखो जो ग्लेशियल एसिटिक होता है ये क्या होता है भाई, फ्री फ्रॉम वाटर, यानी कि उसमें वाटर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता। प्योर जो एसिटिक एसिड होता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और विनेगर क्या होता है, विनेगर भी या आपको पता होना चाहिए। तो विनेगर क्या होता है, विनेगर में हम क्या करते हैं अभी, एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं
और क्या करते हैं उसमें कितना प्रेजेंट होता है, कितना एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है अभी 4 to 8% अप्रोक्सीमेटली इतना एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो उसे आप क्या बोलते हो, विनेगर। यानी कि बाकी वाटर होता है और 4 to 8% वहाँ पर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल अ स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट इज फॉर्म। भाई इथेनोइक एसिड की जब आप रिएक्शन करते हो इथेनॉल के साथ तो एक स्वीट स्मेल का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये आपको बताना है। अल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, एस्टर है। तो देखो ये रिएक्शन देखते हैं। इथेनोइक एसिड क्या होता है अभी, CH3COH। एसिड इसलिए क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इथ क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है। और किसके साथ रिएक्शन करनी है आपको, इथेनॉल के साथ, तो डैट इज़ CH3CH2OH। तो जब आप ये रिएक्शन कराते हो, इथेनॉल क्या है, अल्कोहल, तो जब आप एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर क्या होता है अभी, वाटर बाहर निकल जाता है और प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3COO, और ये पूरा आ जाता है तो ये बन गया CH2CH3, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3COOC2H5। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट रहता है, ये जो ऐसे ग्रुप होता है ना, RC डबल बॉन्ड O, और फिर अगेन यहाँ पे कोई अल्काइल पार्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एस्टर ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है अभी, ये एस्टर ग्रुप होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर डी, एस्टर।